Student, today our next topic start Jabt and Jamidar. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. जो मेन सोर्स था इनकम का वो था केवल टैक्स और जो पीजेंट्री किसानों से वसूल किया जाता था. इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइटीज़. तो काफ़ी जगह पे क्या होता था, जो पीजेंट्स हैं वो टैक्स पे करते थे जो रूरल एलाइटीज़ होती हैं, लाइक जैसे आपके सरपंच हो गए या हायर किए हुए कोई और व्यक्ति हो गए. दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चीफमैन. द मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार. मुगल इनके लिए यूज़ करते थे जमींदार वर्ड टू डिस्क्राइब ऑल intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. तो उनके लिए ज़मींदार वर्ड का यूज़ किया जाता था मुगल्स के द्वारा. अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर. अकबर का जो टैक्स मिनिस्टर था टोडरमल था. कैरीड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स. खेतों का उसने जो फसल वहाँ पर उगी हुई थी उसका बहुत ही केयरफुल तरीके से उसने सर्वे करवाया. प्राइसेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर ए 10-year पीरियड. और हर 10 साल के अंदर जो है वो उसकी जो प्राइस होता था, जो जहाँ फसल उगाने का जो एरिया होता था 10 साल के अंदर वो उसको देखता था. 1570 to 1580 ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा. इसके आधार पर टैक्स वाज फिक्स्ड. टैक्स फिक्स किया जाता था कि आपको 2 आने देना है, 4 आने देना है, 1 मुद्रा देनी है या 2 मुद्रा देनी है. ऑन ईच ग्रोप इन कैश. और ये कैश में देना होता था. ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स. और जो प्रोविंसेस हैं वो रेवेन्यू सर्कल के अकॉर्डिंग उनमें बटा हुआ था. विद इट्स आउन शेड्यूल. उनका अपना शेड्यूल होता था और रेवेन्यू रेट्स कि कितना टैक्स उनसे लेना है फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स. दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नो एज जब्त. इस रेवेन्यू या टैक्स सिस्टम को बोला जाता था जब्त. इट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे. इन एरियो के अंदर जो है मुगल्स जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने सर्वे करवाए ज़मीन के. एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स. और उन अकाउंट्स को बहुत ही केयरफुल तरीके से रखवाया. दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल. और यह गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं था. In some area, the zamindar exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. काफ़ी बार जो ज़मींदार हैं वो मुग़ल प्रशासन को ये खबर दे देते थे कि जो रेबेलियन हैं उनके द्वारा जो धन है वो लूट लिया गया. Sometimes ज़मींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी. तो विद्रोह कर देते थे वो उनके अगेंस्ट. दीज पीजेंट्स रिवॉल्ट्स चेंजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th century. अकबरनामा एंड आईने अकबरी. यहाँ आपको फिग 7 दी गई है. फिग 7 में आपको दिखाया गया है कि जो अकबर है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है. अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल. जो अबुल फजल है राइटर, अकबर ने उससे अकबरनामा लिखवाया है. और इस पिक में आपको दिखाया गया है कि जो अबुल फजल है वो अकबरनामा अकबर को दे रहा है. अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड. जो उसका एक बहुत ही परम मित्र था एंड काउट्रेस अबुल फजल और सलाहकार था अबुल फजल टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन. उस समय के इतिहास लिखा उसने. अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री. 3 तरह की हिस्ट्री का उसने वर्णन किया. ऑफ अकबर रीजन. अकबर के समय का. टाइटल अकबरनामा. और उसको टाइटल दिया अकबरनामा. द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्थ
dealt with Akbar ancestors, and the second volume recorded the events of Akbarism. The third volume is the Ain-e-Akbari. It deals with Akbar administrations, household army, the revenues, and the geography of his empire. It also provides rich detail about the tradition. उसने उस समय के ट्रेडिशन के बारे में भी लिखा है, एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, और उस समय भारत में क्या कल्चर था इंडियंस का उसके बारे में भी लिखा है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी, जो आईने अकबरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है आईने अकबरी इज़ इट्स रिच statistical detail about things as diverse as crops, yield, price, wages and revenues. जो फसलें होती थी खेतों के अंदर, उनके जो प्राइस फिक्स किए जाते थे, जो मजदूरी दी जाती थी और जो टैक्स वसूला जाता था, वो उसकी बहुत सारी अच्छे से डिटेल जो है वो आईने अकबरी में लिखी गई है. अ क्लोज़र लुक अकबर पॉलिसीज़. आइए अकबर की पॉलिसीज़ का एक बहुत नज़दीक से हम मुआयना करते हैं. दी बोर्ड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलिबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक दी अकबरनामा, इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम ऑफ आईने अकबरी. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called सूबाज. सूबों में बटा हुआ था जो मुगल एम्पायर था, गवर्न बाय ए सूबेदार. सूबेदार उसको गवर्न करता था. हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, और वो बहुत सारे जो राजनीतिक और मिलिट्री फंक्शन ऑर्गेनाइज करता था. ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. हर एक जो प्रोविंस है जिसको आप सूबा बोलते हैं उसके अंदर एक फाइनेंशियल दीवान हायर किया जाता था. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, शांति को बनाए रखने के लिए, एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंसेस, और वो अपने जो है ऑर्डर देता था अपने प्रोविंसेस में. दी सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स. जो सूबेदार होता था वो अदर ऑफिसर्स को जो है सपोर्ट करता था. सच एज द मिलिट्री पे मास्टर बख्शी. जो मिलिट्री पे मास्टर होता था जो सैनिकों को पे करता था उसको बख्शी बोला जाता था. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड कार्टेबल पैट्रनेज, यानी कि सदर मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार, एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल. जो टाउन की जैसे गोहाना है, गोहाना के अंदर जो पुलिस होगी वो टाउन पुलिस होगी, उसको क्या बोलेंगे आप, कोतवाल. ठीक है. तो यहाँ पर देखें, अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू. व्हील दे वर लॉयल एंड empire functions efficiently, but the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion. जब वो 1570 में फतेहपुर सीकरी आया तो उसने जो है धर्म के बारे में डिस्कस करना शुरू किया. किसके साथ शुरू किया? उलेमा के साथ, ब्राह्मणों के साथ, ज्यूसिस्ट के साथ, प्रीस्ट के साथ, हु वर रोमन कैथोलिक्स, जो रोमन कैथोलिक्स थे उनके साथ, एंड ज़ोरोएस्ट्रियंस. These discussion look place in the इबादत खाना. और ये जो डिस्कशन है वो कौन से स्थान पर चला है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इबादत खाना. He was interested in the religion. वो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा समझ रखता था.
एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, और जो सोशल डिफरेंट है लोगों के बीच में उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अकबर इंट्रक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों से उसका इंट्रैक्शन हुआ था। मेड हिम रिलीज दैट religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created divisions and disharmony amongst the subject. This eventually led Akbar to the idea of सुलह कुल। तो इसको क्या, उसने डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट फेथ को मानने वाले जो लोग थे उनके साथ डिस्कशन किया और उन्हें समझाने की कोशिश की, उनसे अच्छी जो शिक्षाएं थी सभी धर्मों से वो इकट्ठा की। लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल, और इसको नाम दिया उन्होंने सुलह कुल या यूनिवर्सल पीस, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसकी स्थापना के लिए कोशिश। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट between people of different religions in the realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. तो यहाँ पर उसने सभी का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो लिया और ये सुलह कुल जो यूनिवर्सल पीस के लिए एक नया धर्म बनाया। उसमें ऑनेस्टी रखी गई, जस्टिस रखा गया, पीस को रखा गया, ठीक है। और इस तरह से सुलह कुल जो है उसकी स्थापना हुई। दिस प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलो बाय जहांगीर, और जहांगीर ने भी इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को माना। एंड शाहजहां एज वेल, और शाहजहां ने भी इन के ऊपर फोकस किया। नेक्स्ट टॉपिक इज द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। जो 17th सेंचुरी है उस तक जो मुगल एम्पायर है वो किस प्रकार था और उसके बाद उसका क्या हुआ। The administrative and military efficiency of the Mughals empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers describe it as the fabled land of wealth, but these same visitors were also applied at the state of poverty that existed side by side with the greatest ओप्यूलेंस। बहुत सारे लोगों ने या जो ये उस समय पर भारत के अंदर घूमने के लिए आए थे, विज़िट करने आए थे या पढ़ने के लिए आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इस समय का शासनकाल बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके अदर हैंड कुछ दूसरे व्यक्ति भी थे जिन्होंने लिखा कि यह चारों तरफ गरीबी है। दी इनक्वालिटीज़ वर ग्लेरिंग, तो इस तरह से दोनों में असमानताएं पाई जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां's रीजन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 8000। 445 ही थे मनसबदार, जबकि जो टोटल होना चाहिए वो 8000। दिस स्मॉल नंबर a mere 5.6% of the total number of mansabdars received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers. The peasants and the artisans, the poorest amongst them, lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity. The wealth
their peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world. ठीक है बेटा. The enormous wealth of resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. तो मुग़ल जो थे 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो इस समय पर ये ग्रुप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे. एज द अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड, वो धीरे उसको नकार देते थे. हिज सर्वेंट इमर्ज्ड ए पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स. तो उनके जो सर्वेंट होते थे वो इन सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा पावर रखते थे. दे constituted new dynasties and held commanded of provinces like हैदराबाद एंड अवध. तो जैसे आप हैदराबाद के नवाब और अवध के नवाब को जानते हैं. Although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the province of the empire had consolidated their independent political identities. We will read more about them in chapter 10. So it's over. It's the last video in this chapter. Thank you. Have a nice day.